तो देखो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर अधिशोषण की क्रियाविधि। कल हमने आपको बताया था कि अधिशोषण क्या होता है, बताया था कि नहीं। अधिशोषण क्या होता है कि यदि कुछ अवयव किसी सतह के पर आकर के चिपक जाए, है ना, ठीक है। तो वही तो अधिशोषण की घटना होती है कि नहीं। अधिशोषण का मतलब होता है किसी सतह पर आकर के शोषित होना, किसी के सतह पर आकर के चिपक जाना, ठीक है। तो वही आज हम क्रियाविधि पढ़ेंगे इसकी कि अधिशोषण की क्रियाविधि कैसे होगी, और वो भी किसके आधार पर, तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। ये ऊष्मागतिकी का जो सिद्धांत है वास्तव में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था आपको जनरली, ठीक है। लेकिन फिर हम यहाँ पे समझते हैं क्या होता था। तो देखो बच्चों, होता क्या है, डेल्टा जी, ये समझिए आप लोग, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच, और इसके बाद माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये एक समीकरण है, ठीक है। इसमें देखोगे जहाँ बच्चों डेल्टा जी जो आपको दिख रहा है, डेल्टा जी जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे? गिब्स ऊर्जा। डेल्टा एच जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथैल्पी, ठीक। ये जो डेल्टा एस आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है बच्चों। जहां ये आपको टी दिख रहा है, तो टी क्या है बच्चों? तापमान है ये, ठीक है। टी जो आपको दिख रहा है ये ताप है। तो इसको ध्यान से समझिए। अब एक एक चीज को हम पहले यहाँ पे समझेंगे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो गिब्स ऊर्जा जो होती है वो एंथैल्पी में से अगर हम ताप और एंट्रोपी के गुणनफल को घटा देंगे, क्या बताया, गिब्स ऊर्जा जो होती है डेल्टा जी, वो डेल्टा एच एंथैल्पी में से ताप और एंट्रोपी के गुणनफल को अगर घटा देंगे तो हमें गिब्स ऊर्जा मिलती है ना। बिल्कुल आपको समीकरण याद रखना है। अब ये समझते हैं एंट्रोपी क्या होती है किसी चीज़ की, ठीक है। तो एंट्रोपी का शुद्ध जो मतलब होता है वो होता है बिखराव। क्या मतलब होता है? बिखरना या बिखराव, बिखरना या फिर फैलना, बिखर या फिर फैलना, ठीक बच्चों। तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे अगर हम क्या कर लें, देखो इधर बच्चों एंट्रोपी को पहले हम समझेंगे, ठीक। तो जैसे हमारे पास मान लो बच्चों, ये आपके पास गैस है। हमें मालूम है कोई भी पदार्थ जो होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। तो मान लेते हैं ये हमारी गैस है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए, ठीक। और ये तुम्हारा द्रव है, और ये तुम्हारा ठोस है, ठीक है। समझना बच्चों ध्यान से। हमें मालूम है जो गैस होते हैं, गैस, तो गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो मान लिया ये गैस हमारी, तो गैस इसके जो अणु होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? बहुत दूर दूर होंगे। कितने दूर दूर? देखो है, एक यहाँ है तो एक वहाँ है। अब गैस के अणु जो होते हैं आपस में बहुत दूर दूर होते रहे हैं। जो अब ये तुम्हारा द्रव है, ठीक है। तो द्रव के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दूर होते हैं, लेकिन गैस के अणुओं से ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, वो थोड़ा पास पास होते हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा पास पास आ गए। जबकि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल एकदम पास पास होते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, हम ये बात कहें आपसे कि बताइए कि इनमें से किसके अणु सबसे ज़्यादा दूर दूर हैं, तो आप क्या बताओगे? गैस के अणु। हम ये कहें बताओ इनमें से, ठोस में, द्रव में और गैस में किसके अणु सबसे ज़्यादा बिखरे हुए हैं, तो क्या बताओगे? किसके अणु सबसे ज़्यादा बिखरे हुए हैं, किसके अणु ज़्यादा फैले हुए हैं दूर दूर तक? तो गैस के अणु ज़्यादा बिखरे, ज़्यादा दूर तक फैले। देखो, देख रहे हो ना कितनी दूर दूर है, यही तो ज़्यादा बिखर गए हैं। ये देखो इसके और कम बिखरे हैं, इसके तो बिल्कुल एक कम नहीं बिखरे, बिल्कुल पास पास हैं। इसमें फैलाव कितना ज़्यादा, देखो कितनी दूर दूर तक फैले हैं, दूर दूर तक है एक दूसरे से। और ये देखो कम दूर है थोड़ा, और ये भी बिल्कुल कम दूर है। तो हमने आपको क्या बताया बच्चों, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? बिखराव या फैलाव। क्या होता है? तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कि बताइए कि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, गैस की होगी कि द्रव की होगी कि ठोस की होगी, तो आपका उत्तर क्या आएगा?
गैस की। क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं का बिखराव जो है, फैलाव जो है बहुत ज़्यादा है। तुम यहाँ पे थोड़ी केवल 1 लीटर गैस ले आओ, इस कमरे में फैला दोगे तो पूरे में फैल जाएगा, यानी उसके अणु आपस में एक दूसरे से इतनी दूर तक फैल जाएंगे। कि ठोस अगर तुम ले आओगे, 1 किलो ठोस लाओगे तो क्या फैलेंगे? वो इतनी जगह में रहेंगे। तो जिस चीज़ के अणुओं का बिखराव बहुत ज़्यादा होता है, फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होती है। बिखराव जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, बिखराव जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे समझ लो, एंट्रोपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसमें गैस की सबसे अधिक, ठीक। और इस ठोस की सबसे कम होगी। कैसी होगी बच्चों? सबसे कम। और अगर हम द्रव की बात करें तो मध्य में होगी। मतलब मध्य में, मतलब जो आपका गैस है, गैस से कम होगी परंतु ठोस से अधिक। किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं ना बच्चों, तो ये हमारी एंट्रोपी की बात कर रहे हैं हम। ये एंट्रोपी को कैसे पता करते हैं? डेल्टा एस। तो डेल्टा एस समझ पाया कि नहीं? किसी भी चीज़ का बिखराव जितना ज़्यादा एंट्रोपी उसकी उतनी ही ज़्यादा, किसी भी चीज़ का बिखराव जितना कम एंट्रोपी उसकी उतनी ही कम। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, यहाँ तक तो आप एंट्रोपी के बारे में जान चुके हो। अब हम देखेंगे ये गिब्स ऊर्जा। ठीक, ये क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एंट्रोपी समझ में आ गई, अब हम थोड़ा समझते हैं गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा देखो बच्चों, यहाँ पे हम डेल्टा जी अगर निकालेंगे तो डेल्टा जी किसी चीज़ की गिब्स ऊर्जा तो होती है, वो 3 तरीके से होती है। ठीक है, तो 3 तरीके से होती है। डेल्टा जी बराबर, देखो समझना बच्चों, एक डेल्टा जी 3 तरीके से लेते हैं। डेल्टा जी का मान देखो बच्चों 0 भी आ सकता है। देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसमें मान हो सकता है ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तो 2 बराबर डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो कभी कभी हो सकता है डेल्टा जी का मान क्या आ जाए? 0। और कभी कभी क्या होगा, डेल्टा एच का मान हो सकता है बड़ा हो जाए। मान लेते हैं ये 4 है, इसका दोनों का मान 2 है, तो कितना आ जाएगा? 2। तो कभी कभी डेल्टा जी का मान धनात्मक आएगा। कैसा आएगा? धनात्मक, यानी पॉजिटिव। कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इसका मान 4 आ जाए और इसका मान केवल 2 ही रह जाए, तो कैसा मान आएगा डेल्टा जी का? निगेटिव। तो कभी कभी डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो, जब डेल्टा जी का मान 0 आ जाए तब उस अवस्था को समझना ध्यान से बच्चों, जब 0 आ जाए तो उस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था क्या होता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो ये जब डेल्टा जी का मान 0 हो जाए तो वो अवस्था क्या कहलाती है? साम्य अवस्था। आगे देखो, जब डेल्टा जी का मान माइनस हो, जब डेल्टा जी का मान माइनस है तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं स्वतः प्रक्रम। क्या कहते हैं? स्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम, सेल्फ प्रोसेस। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? और जब डेल्टा जी का मान प्लस आ जाए तो इसे बोलते हैं अस्वतः प्रक्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? अस्वतः प्रक्रम। अब हम ये जान लेते हैं स्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम, इसका मतलब क्या है, साम्य अवस्था क्या है। ठीक, तो इसको समझने के लिए देखो बच्चों, मान लिया हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में देखो बच्चों, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी है। ध्यान समझना आप लोग, इस कंटेनर में गैस भरी है। क्या भरी है? गैस। अब ये सिलेंडर है, इसमें मान लेते हैं ये गैस भरी है, पूरा ये बंद है। ठीक है बच्चों, सिलेंडर कैसा है बच्चों? बंद है। हमने क्या किया, एक दूसरा सिलेंडर ले आए और ये जैसा कैसा है? खाली है। ये कैसा है बच्चों? पूरा खाली है। हमने किया क्या, किसी तरीके, किसी पाइपलाइन के द्वारा इस सिलेंडर को, अगर इस सिलेंडर से हमने जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा आप बताइए? क्या होगा? जैसे ही जोड़ेंगे तो होगा क्या, जैसे ही तुमने इसको पाइपलाइन के द्वारा जोड़ा तो इससे इस सिलेंडर से जो गैस के अणु हैं वो सीधा इसमें जाने लगेंगे। जाने लगेंगे कि नहीं? कैसे जाने लगे? क्या हमने किया? क्या हमने केवल इस सिलेंडर के पाइपलाइन को इस सिलेंडर से जोड़ दिया है, यही तो किया है। और ये अणु जो है अपने आप जाने लगे, खुद ही जा रहे हैं कि नहीं? तो जब कोई काम स्वतः होता है, जब कोई रिएक्शन स्वतः होती है तो वैसे प्रक्रम को, वैसी रिएक्शन को स्वतः प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः, जब अपने आप होता है। हमने क्या किया, केवल बस ये पाइपलाइन तो जोड़ा है, तो ये वाला जो प्रक्रम होगा ये कैसा होगा बच्चों? स्वतः। कैसा होगा? स्वतः। अच्छा, ये होने कैसे लगा? अपने आप होने लगा तो स्वतः होगा। लेकिन देखो धीरे धीरे फिर क्या होगा, समझना ध्यान से, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये अणु इसमें जाते रहेंगे तो इसमें अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी नहीं? बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जितने अणु इसमें हो जाएंगे, जितने अणु इसमें हो जाएंगे उतने ही अणु इसमें हो जाएंगे कि नहीं? नहीं समझ पा रहे? ये थोड़ा हमें नीचे बनाना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा।
ऐसे देखो नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट सही नहीं है। देखो इधर नीचे जोड़ दिया। हाँ, अब क्या बताया, ये पहले फुल था तो जैसे ही इनको हमने इनसे जोड़ा तो क्या गैस के अणु इसमें जाने लगे, और जैसे जाएंगे तो पहले बहुत तेजी से जा रहे थे, और जैसे इसमें संख्या बढ़ती गई गैसों की, वैसे ही जब ये आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, पूरा आधा आधा हो गए, तब क्या बताओ, गैस के अणु इसमें जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्या गैस के अणु अब इसमें से जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब ये नहीं जाएंगे तो क्या कोई इधर से इधर नहीं जा रहे होंगे अणु? जा रहे होंगे, लेकिन जितने अणु गैस के इधर से इधर जा रहे होंगे उतने ही अणु गैस के इधर जा रहे हैं। मतलब कुल मिला करके ना गति इधर को हो रही है ना इधर की हो रही है। बात समझ पा रहे कि नहीं? पहले क्या हो रहा था, पहले सब निकल के इधर ही को जा रहे थे, तो ये स्वतः प्रक्रम था। लेकिन जैसे जैसे गैस के अणु बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो जितना आधा इसमें बचा आधा उसमें बचा। तो उस क्षण क्या हुआ होगा, उस क्षण ये हुआ होगा बच्चों कि अब जो गैस के अणु है, तो अगर 10 अणु इधर जा रहे हैं इससे, तो 10 अणु इधर जा रहे हैं उससे, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ परिणाम? 0 तो हुआ। लेकिन अभी भी जा रहा है, तो ऐसी अवस्था को जब जितने अणु इधर जा रहे हैं उतने अणु उधर जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को हम साम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साम अवस्था। ठीक, तो ये हो गई साम अवस्था। साम्य अवस्था। साम अवस्था का मतलब समझ पाए? साम अवस्था का मतलब समझ पाए? साम अवस्था में क्या होता है कि जितना काम तुम कर रहे हो उतना काम वो वाला भी कर दे रहा है। ठीक, दोनों तरफ से बराबर है। स्वतः क्या हो रहा है कि स्वतः का मतलब खुद अपनी मर्जी से जा रहा है। अब अस्वतः प्रक्रम क्या? अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम क्या चाहते हो कि इधर से मान लो ये अणु है, ये अणु जो है इधर जाने लगे ज्यादा मात्रा में। ठीक, तो इधर जाने लगे तो कैसे जाएगा? ये अपने आप तो जाएगा नहीं। क्या अपनी आप मर्जी जा रहा है? एक जाएगा तो सब चले जाएंगे? क्या नहीं जाएगा। ये तुम सोच रहे हो कि अपने आप जाए, तो तुम्हें इसको इधर खींचना पड़ेगा किसी तरीके से। अब खींच रहे हो तो ये क्या स्वतः प्रक्रम हुआ? तुम खुद कर रहे हो ना, तो अस्वतः प्रक्रम, यानी तुम इसको खुद खींच रहे हो। समझो ऐसे कैसे, जैसे जो गुब्बारा होता है, मान लो कहीं पे तुम्हें अगर वैक्यूम क्रिएट करना, वैक्यूम करना जानते हो, निर्वात, जहाँ पे बिल्कुल जगह ना हो। तो अगर ऐसी जगह तुम्हें क्रिएट करना, ऐसी जगह बनाना जहाँ पे बिल्कुल निर्वात ना हो, तो वहां से तुम क्या करोगे? गैस को उससे खींचोगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? उससे जब तुम गैस खींचते हो तो वो अंदर की अणुओं को खींचता है, और खींचना बंद कर दोगे तो अणु जाएंगे क्या? वहां नहीं जाएंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा को जब तुम फुलाओगे तो अपनी गैस जो है, अपनी हवा जो है, वो हवा के अणु जो है गुब्बारे में भेज रहे हो। तो ये क्या हवा जब तुमने एक बार भेजा तो क्या सब जाता ही रहेगा तुम्हारे? नहीं ना, तुम खुद भेज रहे हो। तो ये स्वतः प्रक्रम हुआ, सॉरी अस्वतः प्रक्रम। कैसा हुआ ये? अस्वतः। तुम जबरदस्ती भेज रहे हो, जबरदस्ती भेज रहे हो ना उससे। और जैसे तुम गुब्बारा ऐसे पकड़े रहो और इसको छोड़ दो तो गैस के अणु तुरंत अपने आप निकलने लगते हैं, तो वो स्वतः प्रक्रम होगा। क्या होगा वो? स्वतः प्रक्रम। अब जब निकल जाएंगे जितने, बात समझ, तो ऐसा तो है ना कि गुब्बारे में गैस बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी भी जितने अणु वहां पे, अब क्या है, जितने अणु वहां से बाहर जा रहे हैं उतने अंदर जा रहे हैं, जितने बाहर आ रहे हैं उतने अंदर जा रहे हैं। तो ये कौन सा प्रक्रम होगा? साम्य अवस्था। कौन सा होगा? साम्य अवस्था। तो बस यहाँ पे आपको क्या समझना है, जब देखो बच्चों, जब डेल्टा जी का मान आपका 0 आए तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे कौन सा प्रक्रम है? साम्य अवस्था वाला। जब डेल्टा जी का प्लस मान आए तो ये कौन सा होगा? अस्वतः प्रक्रम। प्लस में आएगा तो मतलब अस्वतः का मतलब तुम खुद है उस प्रक्रम को करवा रहे हो। ठीक है। जब माइनस आएगा तो स्वतः, मतलब प्रक्रम स्वतः अपने आप हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो डेल्टा जी के बारे में तुम समझ पा रहे हो। इसके बाद आप ये समझ चुके हो डेल्टा एस क्या होता है। तो एंट्रोपी के बारे में हमने बता दिया, एंट्रोपी कब बढ़ती है और कब घटती है। ठीक, बता दिया ना? समझ में आया कि नहीं? कि जब बिखराव ज़्यादा होता है तो एंट्रोपी का मान ज़्यादा होता है, जब बिखराव कम होता है तो एंट्रोपी का मान सबसे कम होता है। ठीक, समझ पाए? अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? तो देखो बच्चों यहाँ पे समझना ध्यान से, एंथैल्पी ध्यान समझो। जैसे ही डेल्टा एच एंथैल्पी का मतलब केवल आप ऊर्जा से समझो। क्या समझोगे बच्चों? ऊर्जा। एंथैल्पी का मतलब आप ऊर्जा से समझोगे। किससे समझोगे? ऊर्जा से। तो एंथैल्पी क्या होती है? तो अभी हमने आपको अधिशोषण बताया। अधिशोषण में क्या होता है समझना बच्चों। कोई मान लो ये सतह है आपकी, इस सतह पे आकर के धूल के कण अगर चिपक जाते हैं, तो देखो बच्चों, धूल के कण मान लो, पहले धूल के कण कहाँ थे? ये बिखरे थे ऐसे ऐसे, देखो बहुत सारे बिखरे थे ना। अरे पहले हवा में होंगे धूल के कण बहुत सारे, ये देखो ये बिखरे थे दूर दूर, देखो ये। अब बाद में क्या हुआ, ये सारे धूल के कण आकर के इस पे अगर आके चिपक गए, देखो ये आए और इस पे आकर के चिपक गए, ये आए इस पे आकर के चिपकेंगे, देखो कैसे। तो जब चिपक जाएंगे तो यहाँ पे इतनी सतह पे तो चिपकेंगे। यही तो अधिशोषण होगा, बताओ भाई, होगा कि नहीं? तो जब ये इतने सारे ये बिखरे हुए थे अणु, पहले कैसे थे? धूल के कण सब बिखरे हुए थे, और बिखरने के बाद आकर के किसी सतह पे चिपक जाएंगे तो इनका अधिशोषण जो हो रहा है, तो अधिशोषण में जो एंट्रोपी है उसका मान बढ़ेगा कि घटेगा? एंट्रोपी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। पहले अणु कैसे थे? बिखरे थे, देखो
बिखराव जितना पहले बिखराव था, पहले अणु बिखरे थे ना सभी धूल के, तो जब बिखरे थे तो बिखरे जब होते हैं तो एंट्रोपी का मान ज्यादा होता है। अब फिर बाद में क्या हुआ, एक ही जगह पे आके सिमट गए ना, तो बिखराव कम हो गया। यानी जो तुम्हारा अधिशोषण है, अधिशोषण में एंट्रोपी जो होता है डेल्टा यस ये कैसा हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम अर्थात घट जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। क्या बताया, अधिशोषण में एंट्रोपी क्या होती है, घट जाती है। अधिशोषण में डेल्टा एस का मान कम हो जाता है, माइनस में आता है। ठीक है, अधिशोषण में डेल्टा एस का जो मान होता है बच्चों वो कैसा आता है, माइनस में आता है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, माइनस का मतलब कम हो जा रहा है। देखो पहले बिखराव कितना ज़्यादा था, पहले बहुत बिखरे हुए थे तो बिखराव ज़्यादा था तो एंट्रोपी का मान ज़्यादा था। अब जब ये अधिशोषण इनका हो गया एक सतह पे तो एंट्रोपी का मान घट गया, यानी माइनस में आ गया। आया समझ में, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट देखो, जब 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 किसी भी चीज का अधिशोषण होता है, कोई भी चीज किसी भी चीज पर आकर के आसानी से बैठ जाती है, तो पहले क्या कर रहे थे, पहले घूम रहे थे, देखो मजे से घूम रहे थे इधर इधर उधर उधर। अब तुम्हें घूमने के लिए, किसी को भी घूमने के लिए ऊर्जा बहुत चाहिए कि नहीं, तो जब ये घूम रहे थे तो इनके पास बहुत ऊर्जा थी। अब जब ये आकर के बैठ गए एक जगह पर तो क्या कर रहा है, ऊर्जा जाए भाई, हम चुप बैठे हैं। अब बैठोगे कब, जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी ना। तो जब कोई चीज आकर के किसी चीज पे बैठ जाती है, शांत हो जाती है, तो वो ऊर्जा पूरा त्याग देता है। आप ऐसा समझ लो, क्या करेगा, वो ऊर्जा त्याग देगा। तो जब किसी यहाँ पे अणुओं का जब अधिशोषण हो जाएगा तो ये ऊर्जा क्या कर देंगे बच्चों, त्याग देंगे। क्या कर देंगे, त्याग देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अधिशोषण होने पर एंथैल्पी जो है वो घटेगी कि बढ़ेगी, बताओ। घटेगी, क्योंकि मान लेते हैं पहले इनके पास ऊर्जा थी 100 जूल, किनके पास, और जब बैठेंगे ये तब इनके पास ऊर्जा रह गई 20 जूल, 80 जूल इन्होंने त्याग दी। तो एंथैल्पी क्या है, घट रही है। यानी आपको याद रखना है कि एंथैल्पी यानी डेल्टा एच जो है ये भी कैसी हो जाएगी, माइनस का डेल्टा एच। क्यों, क्योंकि ये भी घट जाएगी, किस में, अधिशोषण में। तो ध्यान समझना, अधिशोषण में क्या होगा, एंट्रोपी भी घटेगी, एंथैल्पी भी घटेगी। एंट्रोपी भी घटेगी और एंथैल्पी भी घटेगी। क्यों घटेगी, एंट्रोपी क्यों घटेगी, क्योंकि पहले अणु देखो बिखरे हुए थे, और जब जितना बिखरा होता है कोई चीज, उसकी एंट्रोपी जो होती है वो उतनी ज्यादा होती है। और जब अधिशोषण हो गया, वो एक ही जगह पे बैठ गए, सब आकर के एक ही सतह पे बैठ गए, तो बिखराव हो गया कम। अब बिखराव हो गया कम तो एंट्रोपी घट गई। एंट्रोपी अगर घट गई तो अधिशोषण में एंट्रोपी काय में हो जाएगी, माइनस में। ठीक। फिर दूसरी बात हमने बताई, एंथैल्पी पे विचार करें तो एंथैल्पी में जब पहले अणु थे बढ़िया से घूम रहे थे इधर उधर, तो जब घूम रहे थे तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, तभी तो घूम रहे थे वो बढ़िया से। और जब ऊर्जा कम हो गई, ठीक है, जब ये आकर के अधिशोषण उनका हो गया, दूसरे का मतलब एक जगह पे बैठ गया, तो क्या करेंगे, अब ऊर्जा उनके पास कम हो गई, उन्होंने ऊर्जा त्याग दिया, कुछ कम हो गई ना पहले से। तो अधिशोषण में समझ जाओ कि ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा कम होती है तो एंथैल्पी का मान घट जाता है। तो यानी एंथैल्पी भी यहाँ पे घट जाता है। इतना बात समझ पाया कि नहीं, इतनी प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आगे समीकरण में मान रखेंगे हम, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे, अभी हम क्या करा रहे हैं बच्चों, अधिशोषण करा रहे हैं। तो अधिशोषण में अभी आपको बताएंगे, अधिशोषण में देखो बच्चों, अधिशोषण में आपको क्या क्या बताया, जो आपका डेल्टा यस है, एंट्रोपी है, एंट्रोपी जो होती है बच्चों वो कैसी हो जाती है, डेल्टा यस जो है कैसा हो जाता है, माइनस में हो जाता है कि नहीं, डेल्टा एस माइनस हो जाता है। डेल्टा एच भी कैसा होता है, ये भी माइनस में हो जाता है। क्यों, अभी आपको समझा दिया हमने। तो डेल्टा एच भी, ये भी माइनस में हो जाता है। अब ये मान उठा करके इसमें रखेंगे अगर, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, देखो डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच, ठीक है, फिर माइनस, और ये आ जाएगा टी इंटू माइनस डेल्टा एस। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस डेल्टा एच, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी डेल्टा एस, यानी ये आ जाएगा डेल्टा जी बराबर आपका समीकरण। ये किसके लिए है, तो बच्चों अधिशोषण के लिए। काहे के लिए है ये, अधिशोषण के लिए। जो गिब्स ऊर्जा का सूत्र है वो इस तरीके से आएगा, डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे हम देखो 3 कंडीशन देखेंगे। अगर यहाँ पे 3 कंडीशन आपको देखना क्या है, जो अभी आपको बताया हमने, क्या बताया, जब डेल्टा जी का मान 0 आता है तो साम्यावस्था होती है, जब डेल्टा जी का मान प्लस में आता है तो अस्वतः प्रक्रम होता है, जब डेल्टा जी का मान माइनस आता है तो स्वतः प्रक्रम होता है। बस वही देखना है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे समझ लो बच्चों, पहला, अगर तुम्हारा देखो ये बच्चों, अगर तुम्हारा
डेल्टा जी जीरो करना है, अगर तुम्हें डेल्टा जी बराबर क्या करना है, जीरो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए क्या आना चाहिए, इसके लिए माइनस डेल्टा एच का मान जो है बराबर होना चाहिए किसके, टी डेल्टा एस के, होना चाहिए कि नहीं, तभी तो जीरो आएगा। बताओ, देखो इधर समझो, अगर अगर माइनस डेल्टा एच का मान 2 है, देखो अगर माइनस डेल्टा एच का मान 2 आ जाए और टी इंटू डेल्टा एस का मान भी 2 आ जाए गुणा करने पे, तभी तो तुम इन पर रखोगे, तभी तो 2 कटेगा और तभी तो तुम्हारा डेल्टा जी का मान जीरो आएगा। यानी अगर तुम्हें डेल्टा जी बराबर जीरो करना है तो डेल्टा एच और डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का मान किसके बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। और ऐसा अगर हो गया, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का गुणनफल अगर जीरो के बराबर हो गया, सॉरी आपस में बराबर हो गया, तो ये प्रक्रम कैसा होगा, साम्यावस्था। आगे दूसरा देख लो, अगर डेल्टा जी का मान तुम्हें कैसा लाना है, माइनस में लाना है, अगर डेल्टा जी का मान तुम्हें माइनस में लाना है तो डेल्टा एच का मान, देखो इधर देख लेते हैं फटाफट, तो डेल्टा एच का मान तुम्हें कैसा करना पड़ेगा, डेल्टा एच का जो तुम्हारा मान है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, टी डेल्टा एस से। बताओ तभी तो होगा ऐसा। देखो इधर, अगर तुम्हें इसका मान माइनस में लाना है तो अगर डेल्टा एच का मान मान लेते हैं 4 है, कितना है 4, और इसका मान मान लेते हैं 2 है, तो अगर इसमें रखोगे तो आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस 2, घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, तभी तो मान माइनस में आएगा। अगर तुम्हें डेल्टा जी का मान माइनस में लाना है, निगेटिव लाना है, तो डेल्टा एच का मान कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किसके, टी इंटू डेल्टा एस से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तब तुम्हारा इस स्थिति में तुम्हारा जो प्रक्रम होगा वो कैसा होगा, स्वतः प्रक्रम। कैसा होगा, स्वतः प्रक्रम। अगला, अगर तीसरा पॉइंट देख लो, अगर डेल्टा जी बराबर तुम्हें पॉजिटिव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच का मान जो है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डेल्टा एच का मान कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किस से, टी डेल्टा एस से। किससे होना चाहिए, टी डेल्टा। तब तुम्हारा जो प्रक्रम होगा वो कैसा होगा, अस्वतः प्रक्रम। कैसा होगा बच्चों, अस्वतः प्रक्रम। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, आया समझ में। तो बस हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण में होता क्या है, तो अधिशोषण में ये होता है कि तुम्हारी एंथैल्पी जो ऊर्जा होती है ये घट जाती है, एंट्रोपी जो है ये भी घट जाती है। जब इनको मान रखते हैं तो गिब्स ऊर्जा का जो मान होता है वो इस तरीके से आएगा। अगर गिब्स ऊर्जा का मान डेल्टा जी बराबर 0 आता है तो साम्यावस्था होती है, डेल्टा जी बराबर माइनस आता है तो स्वतः प्रक्रम होता है, डेल्टा जी बराबर प्लस आता है तो अस्वतः प्रक्रम होता है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे बता देते हैं जल्दी से। क्या बताया है कि अधिशोषण में एंथैल्पी का मान पहले से घट जाता है। अभी बताया एंथैल्पी का मान घट क्यों जाता है, ठीक है, ये भी हमने आपको बताया। अर्थात एंथैल्पी ऋणात्मक प्राप्त होती है, यानी डेल्टा एच जो होता है माइनस का प्राप्त होता है। फिर अधिशोषण की घटना में एंट्रोपी का मान भी घट जाता है क्योंकि बिखराव कम हो जाता है, अर्थात डेल्टा एस बराबर माइनस डेल्टा एस प्राप्त होता है। फिर यह सभी मान गिब्स ऊर्जा समीकरण, ये गिब्स ऊर्जा समीकरण में अगर रखने पर हमें डेल्टा जी का मान 0, निगेटिव तथा पॉजिटिव प्राप्त हो सकता है। इस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो प्रक्रम है वो उसकी प्रकृति क्या है, वो कैसा प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम है कि साम्यावस्था वाला है और कि अस्वतः प्रक्रम। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे जान चुके हैं, इसको नोट कर लो।